ಈ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ನಿಗ್ರಹ ಕಾನೂನಿಂದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿಷಯ. ನೋಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತಗಳ್ಳತನದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ರು. 3 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಓಟ್ ಚೋರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾಷಣ ಹೈಲೈಟು, ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾಷಣ ಹೈಲೈಟು. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಉತ್ತರ. ಭರ್ಜರಿ ಗಲಾಟೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು ಓಟ್ ಚೋರಿ ನಡೆದಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರು. ಒಂದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ರಿಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಓಟ್ ಚೋರಿ ಅಂದರು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು, 1983ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1980ರಲ್ಲೇ ಬಂದದ್ದು ಓಟ್ ಚೋರಿ ಅಂದರು. ಸವಾಲ್ ಜವಾಬ್ ರೀತಿ ಇತ್ತದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होगा। मान्यवर, हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए, मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। 19 लाख वहां पे फेक लोग उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो। Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Speaker sir, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी,
मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज ये मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोले, नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। ಇದು ಸವಾಲ್ ಜವಾಬಾಯಿತು. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಓಟ್ ಚೋರಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ನೆಹರು ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು, ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले, और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते हैं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना, SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ನುಸುಳುಕೋರರು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬಂದವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು ಅಂದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುಕೋರರು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। मतदाता सूची में होना चाहिए मान्यवर, ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं, मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है, ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है?
और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर कि ये नहीं देना चाहिए। ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರುಗಳು INDA ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ NDA ಒಕ್ಕೂಟದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಉತ್ತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸದನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. नेता पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स. आपने उनका चेहरा तो देखा होगा. मैंने 2-3 चीजें कही थी. मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला. मैंने कहा कि EVM का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा. मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा. मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं. सेम CGI को लेकर इस इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.